रहा था ईशा से। ईशा आर यू देयर? एंड बाकी लोग प्लीज कैमराज ऑन करो अपना अपना। ईशा अभी नहीं आई है क्या? आ गई ईशा। हाँ जी ईशा, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे बेटा? सर 10,000 कितने टेन थे? थाउजेंड हमने 10,000 की बात करी थी। मैं दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने हिसाब लगाया कि ऑन एन एवरेज कितनी जरूरत पड़ती है, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। किसी के छोटे छोटे खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया था 10,000 रुपये। तो होगा क्या, परीक्षा आपको सबसे पहले 10,000 रुपये दे देगी, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे बेटा पेटी कैश बुक में, तो आपके पास पैसे आएंगे। ये डेबिट साइड है और बाप रे, हाँ जी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसे आएंगे बेटा। जब आप पैसे आएंगे तो किस साइड में रिकॉर्ड करते हो? डेबिट। डेबिट साइड पे। तो यानी अमाउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे। ये तो क्लियर है, रिसिप्ट हमेशा डेबिट साइड पे आती है बेटा। तो डेबिट साइड यस। पे आप रिकॉर्ड करोगे 10,000 रुपये मेरे पास आ गए। हाँ, अब किस नाम से करोगे, नाम बताओ कहाँ से आ रहे हैं ये? बाय कैश अकाउंट से। हाँ, अब या तो बाय नहीं आएगा, टू आएगा ना, डेबिट साइड पे आएगा तो टू आएगा। देखो समझो, एंट्री अगर लॉजिकली सोचे तो क्या होगी? पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू कैश। और अगर चेक के थ्रू आ रहे हैं यानी बैंक से अगर आ रहे हैं तो पेटी कैश टू बैंक। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? जो मेन कैश है या जो मेन बैंक है वो कम हो जाएगा और पेटी कैश बढ़ जाएगा। तो यानी पेटी कैश में क्या आएगा? मान लेते हैं ये महीने के शुरू में आ रहे हैं, तो नॉर्मली यही होगा बेटा, जब महीना शुरू होगा तो महीने के शुरुआत में आपके पास पैसे आ जाएंगे, 10,000 रुपये आ गए। किस नाम से आएंगे? टू कैश। और अगर चेक से आ रहे हैं तो टू बैंक। क्लियर? जो मेन कैश या बैंक अकाउंट है वहां से पैसे आपके पास आते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम है तो लिखने में थोड़ी अजीब होती है, शुरू शुरू में अजीब सा लगता है। वहां तो हमें आदत पड़ी हुई है ना, जो फॉर्मेट था हमारा लेजर की तरह था, वो तो आदत पड़ी हुई है। अब ये है तो है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद मान लेते खर्चा किया ईशा, मान लेते स्टेशनरी खरीदी बेटा 100 रुपए की। तो पहले बात तो किस साइड में एंट्री आएगी ये बताओ, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। क्रेडिट में। मान लेते हैं 100 रुपए की खरीदी, तो 100 रुपए अमाउंट यहाँ आ जाएंगे बेटा। और किस नाम से आएंगे? यस। बाय बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी। अब ये चीज याद रखना बेटा, अगर कोई एंट्री क्रेडिट साइड वाली है तो बाय के नाम से आएगी, अगर डेबिट साइड वाली है तो टू के नाम से आएगी। भाई डेबिट में टू आता था और क्रेडिट में बाय आता था ना। हमने करा क्या है, पर्टिकुलर्स को कंबाइन कर दिया, लेकिन लॉजिक तो वही है ना भाई, कॉलम एक ही रख दिया है। हाँ, अगर मान लेते हैं हमने 2 तारीख को खर्चा किया था, अब मान लेते हैं 3 तारीख को एक और खर्चा किया। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेट पे करी। ठीक है, फ्रेट पे करी 300 रुपए की। तो क्या होगा बेटा? बाय फ्रेट। बाय 300 फ्रेट। क्रेडिट साइड पे। ठीक है, 300 अगेन पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इसी तरह से जितने भी आपके खर्चे होंगे बेटा वो सारे के सारे कहाँ आते रहेंगे? क्रेडिट साइड पे। एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, चलो 4 तारीख को मान लेते हैं हमने और कुछ पेमेंट करी। किसका ले एग्जांपल? पोस्टेज का ले लेते हैं। ठीक है, पोस्टेज कुरियर अगेन यहीं आएगा। मान लेते हैं 200 रुपये और खर्च कर दिया इस चीज पे। तो यानी सिंपल सा है, आपकी पहली एंट्री आई वो आएगी डेबिट साइड पे जब पैसे आए, उसके बाद जब खर्च होते गए वो सारे के सारे क्रेडिट साइड पे आते रहे। क्लियर हो गया गाइस? अच्छा शगुन आई थिंक अभी एंट्री नहीं हुई है। ओह, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया? तो आपकी पहली एंट्री जो जब पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे आएगी, बाकी सारे जब पेमेंट करोगे तो सारी क्रेडिट पे। तो ये आसान तरीका हो गया, पहली डेबिट में आएगी बाकी सारी क्रेडिट में आ रही होगी। मान लेते हैं यही खर्चे थे टोटल हमारे इस महीने के। ठीक है, मान लेते हैं इस महीने के यही खर्चे थे, तो इस महीने के एंड में अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो कैसे करूंगा? वही सेम रूल कैसे करते थे भाई, जो साइड का टोटल ज्यादा है पहले हम वो दोनों साइड में लिखते हैं और बैलेंस निकालते हैं। तो सेम चीज यहाँ करेंगे। किधर का टोटल ज्यादा है? डेबिट का ही आएगा भाई, कैश में तो हमेशा यही ज्यादा आएगा ना, डेबिट का ही ज्यादा आता है। बैलेंस कितना निकला बेटा बताओ जरा? कहाँ चले गई ईशा? हाँ ईशा बेटा, बैलेंस कितना निकला? 2 3 5 600 रुपये खर्च हो गए, तो 9,400। आर यू विद मी? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी। भाई जरूर जो ना 10 के 10 पूरे खर्च हो जाएंगे, कुछ बच भी सकते हैं ना यार। मैंने तो अभी छोटे से एग्जांपल लिए इसलिए सिर्फ 600 रुपए का एग्जाम खर्चा आया, वरना ये हो सकता है 8,000 का आए, 7,000 का, जो भी आए। अल्टीमेटली आपके पास कुछ बच गए, वो जो बचेंगे अगले महीने के लिए फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आप बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी लिखते हो, तो क्रॉस करके आएगा
तो ये चीज क्रॉस करके आती है ना बेटा, हमेशा आपने देखा होगा, नोटिस करा था, मैंने बताया क्रॉस करके जाता है, तो ये क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा। कितने बज गए? 9400। किस नाम से आएंगे? कब आएगा? 1 मई 2020 को, अगले महीने की पहली तारीख को। अब किस नाम से? टू, डेबिट साइड पे आ रहा है ना, तो टू आएगा, बैलेंस बीडी। पहले यहां तक समझो, फिर आगे चलेंगे। बताओ भाई, यहां तक समझ आया? किसी को डाउट? हाँ निशाद बताओ बेटा, क्या डाउट है? बाकी लोग प्लीज बताओ, थम्स अप या फिर हैंड रेस करके। सर ये जो फर्स्ट एंट्री है टू कैश, तो ये कैसे होगा? जैसे पेटी कैश टू कैश। हाँ, पेटी कैश टू कैश हुआ ना, तो पेटी कैश पे क्या रिकॉर्ड करेगा? टू कैश। और इसकी एक इफेक्ट कैश बुक में भी जाएगा। जब कैश बुक बना रहे होगे तो वहां पे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय पेटी कैश। तो सर ये मतलब, मेरा मतलब है टू कैश, हमारा कैश कम कैसे होगा? हमारा मेन कैश कम हो गया, पेटी कैश बढ़ गया। जो मेन कैशियर था उसके पास जो पैसे थे उसमें से 10,000 रुपए कम हो गए। ये 10,000 किसके पास आ गए? पेटी कैशियर के पास। तो सर ये जो बना रहा है वो पेटी कैशियर बना रहे हैं, पेटी मेन कैशियर, कैशियर। ये तो पेटी मेन कैशियर तो वो बनाएगा ना कैश बुक। तो सर हम उसका क्यों रिकॉर्ड करेंगे कि उसके पास पैसे कम हो गए? बेटा उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हमारे पास आ रहे हैं पैसे, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपए भी तो आ रहे हैं, तो तू क्या करेगा? सर वो पेटी, तो समझ में आ गया पेटी कैश, हाँ तो फिर उसके अगेंस्ट टू कैश क्यों आ रहे हैं? बेटा इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि हमारे पास ये मेन कैश बुक से आ रहे हैं। आप क्या लिखोगे बताओ? पैसे 10,000 रुपए आए, डेबिट में आएगा, ये सर तो क्लियर आपकी है। वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अभी बताओ। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है अब बेटा। सही है। तो मेरे पास 10,000 आ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो वो 10,000 डेबिट साइड नो पे सर, आएंगे। आ कहाँ से रहे हैं ये बता? कहाँ से मेन आ रहे हैं? कैश। तो मेन कैशियर को मैं किस नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ? कैश के नाम से, इसलिए टू कैश। और वो जब अपनी कैश बुक में एंट्री करेगा, जो मेन कैशियर है वो क्या करेगा? कैश बुक में लिखेगा बाय पेटी कैश। समझ में आया? वो भी करेगा ओके भाई, सर। कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा इफेक्ट वहां भी तो जाएगा, बाय पेटी कैश। वो भी तो दिखाएगा मेरे पास से 10,000 रुपए चले गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? तो आपकी शुरू में एक बार पैसे आए, उसकी एंट्री करी, फिर सारे खर्चे खर्चे होते गए, फिर आप जैसे नॉर्मली अकाउंट को क्लोज करते हो आपने वैसे किया। बस एक ही डिफिकल्टी है इस पूरे सारे काम में, पर्टिकुलर्स का एक सिंगल कॉलम है तो बड़ा हाथ ना अजीब हो जाता है, कब टू और कब बाय करना है। तो याद रखना है, जब पैसे आ रहे हैं तो टू, और जब जा रहे हैं तो बाय। तो सब जगह बाय हो रहा होगा, सिर्फ एक दो जगह ही टू आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अगला महीना शुरू हुआ। अगला महीना शुरू होते ही परीक्षा का, सॉरी, किसके पास था? ईशा। ईशा क्या कहेगी परीक्षा से? लाओ भाई और पैसे लाओ, महीना शुरू हो गया। पैटी कैशियर को हर महीने पैसे देते हैं ना हम। तो परीक्षा उसके बाद क्या कहेगी? कितने पैसे मांग रही है ईशा तू? 10,000. 10,000। तो ईशा कहेगी 10,000 रुपये लाओ। परीक्षा कहेगी काय के 10,000 रुपये? 10,000 रुपये ऑन एन एवरेज खर्चा होता है ना। तेरे पास पिछले महीने के बचे हुए हैं ना 9,400, तो 10 क्यों मांग रहे हो? जो बैलेंस बचा है वो लो ना सिर्फ। हम ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये लेके चल रहे हैं ना कि 10,000 खर्चे होंगे, तो जितने हो गए अच्छी बात है, जो बच गए हैं तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा और चाहिए वो मांगो। पूरे के पूरे 10 क्यों मिलेंगे? तो यानी कि आपको कितने और मिलेंगे? अगेन फिर से टू कैश या बैंक आएगा। अगर कैश से जा रहे हैं तो कैश, और अगर चेक से जा रहे हैं तो बैंक। और ये कब? 1/5/2020 को। कितने? अब इसको पूरा 10,000 करना है तो कितने और मिलेंगे? जितने खर्च किए थे यानी 600। 600. अगर यहाँ पे 9,400 की जगह मान लो 7,000 होता तो कितने और मिलते हैं? इसको 3,000 रुपये और मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि बैलेंसिंग फिगर कितनी है। 10,000 पूरे करने हैं तो 10,000 से कितने, एक तरह से मोटा मोटा बात मान के समझ के चलो कि जितना खर्च हुआ है ना ये, वही आपको पैसे रीइंबर्स हो रहे हैं, कि हर महीने हम उतना ही वापस रिफिल करते रहेंगे ताकि आपका 10,000 का बैलेंस महीने के शुरू में मेंटेन रहे। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल दिमाग में कई बच्चों के आता है, आपके शायद अभी नहीं आया लेकिन कईयों के आता है। सर अगर महीने के बीच में ही खर्चे हो गए तो? आपने तो ऑन एन एवरेज बोले थे ना कि 10,000 ऑन एन एवरेज होते हैं, हो सकता है कभी 12,000 खर्च हो गए, मतलब 10,000 महीने के बीच में ही खर्च हो गए, अभी तो महीना ही खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे केस में ईशा वापस चली जाएगी परीक्षा के पास महीने के बीच में ही। परीक्षा कहेगी तू क्यों आ गई भाई, तू तो महीने के एंड, सॉरी अगले महीने शुरू में आना। तो ईशा कहेगी नहीं पैसे खत्म हो गए हैं। अच्छा, और चाहिए तेरे को? हाँ और चाहिए। तो फिर परीक्षा वापस रिफिल कर देगी, महीने के बीच में कर देगी, तो आपकी एक एंट्री बीच में ही आ जाएगी टू कैश के नाम से। हालांकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ऐसा कभी होता है, तो आप बीच में ही एक एंट्री और कर दोगे टू कैश के नाम से, डेबिट साइड में आपके पास उतना कैश और आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? हाँ जी। तो आपको करना क्या बेटा, इसी तरह से करना है। अब अगले महीने यहाँ से शुरू हो गया आपकी बुक, देखो दिस इज योर स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
आपकी पहले एक एंट्री आ रही है 2 बैलेंस बीडी पुराना बैलेंस, और उसके अलावा साथ में 600 रुपये आपको और मिले। फिर जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अगले महीने के लिए तो क्या होगा बेटा, वापस से वही सेम सिनेरियो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगले महीने क्या एंट्री होगी बेटा, यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं 3 तारीख को हमने कोई खर्चा किया, वापस से स्टेशनरी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 3/5 को सॉरी बाय स्टेशनरी, जितना भी खर्चा किया मान लेते 300। तो ऐसे ही जैसे हमने ऊपर करा सारा, ऐसे अब खर्चे होते रहेंगे, खर्चे होते रहेंगे, फिर दोबारा से बैलेंस करो। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। समझ आई बात, क्लियर हुआ बेटा? पेटी कैश बुक कैसे बनती है, क्या लॉजिक होता है? लॉजिक समझोगे तो समझना आसान हो जाता है। मैं आखिरी वाली एंट्री हटा रहा हूँ जरा जानबूझ करके, कि अननेसेसरी कंफ्यूज ना करे आपको। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसी तरीके से बनाना है। तो एक क्वेश्चन में ये चीज और हो सकती है कि आपको बोला जाए कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो जहां आपने ये 2 कैश लिखा था उसके साथ में यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी और आ जाएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। और उसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, जैसे आपका नीचे आ रहा है ना ये, तो उसी तरीके से आपकी सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आई बात? हाँ, मुझे एक बार प्लीज थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो बेटा, और किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके बताओ। हाँ जी परीक्षा, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर ये लास्ट में 600 वाली करनी होती है? हाँ बिल्कुल करनी होती है, आपको दिखाना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टार्टिंग में कितने पैसे और आपने लिए, तो इतना करके दिखाना होता है। ये जानबूझ करके करवाई जाती है आपसे, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, या फिर से 10,000 लिख देते हैं। 10 नहीं मिलेंगे, जो आपका खर्चा हुआ है उतना ही रीइंबर्स होगा, ताकि आपके पास 10,000 का अकाउंट बैलेंस स्टार्टिंग में मेंटेन रहे। क्लियर? समबडी, किसी ने, मेरे को याद है शगुन आपका था ये डाउट, किसका था? किसी ने बोला था सर पेटी कैश बुक समझ नहीं आ रही, स्कूल में हो रही है, पता नहीं क्या करा रहे हैं। आपका था, किसका था जब पेटी कैश बुक किसी ने कराया था? स्निग्धा का था, स्निग्धा। हाँ जी स्निग्धा बेटा, आपको क्लियर हुआ? यस सर। अभी समझ आ गया पक्का? हाँ जी। चलो गुड बेटा। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर कोई चीज समझोगे ना, तो फिर एक तो रिटेन भी आराम से होती है लंबे समय तक, और उसका समझ में भी आसान आता है, मजा भी आता है करने में। अब बात करते हैं एनालिटिकल कैश बुक की, लास्ट टॉपिक आज का। 5 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होती है और क्यों बनाने की उसकी जरूरत है? अब ईशा ये बना रही थी पेटी कैश, ईशा बना रही थी ना, तो भाई ईशा अब सोचो, Yes. महीने में आपके सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी एंट्रीज ली हैं, आपकी तो पता नहीं महीने की कितनी एंट्रीज होंगी अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, है ना? तो 25, 30, 50, 100, पता नहीं कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ऐसी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती है। तो हुआ क्या, जैसे ईशा महीने के बीच में गई परीक्षा के पास, ईशा ने बोला भाई पैसे खत्म हो गए और चाहिए। परीक्षा कहते हैं ऐसे कैसे हो गए, ये तो महीने का हिसाब लगा के दिया था। और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल परीक्षा 12 तारीख को चली गई, और सॉरी ईशा 12 तारीख को चली गई परीक्षा के पास, के पैसे खत्म हो गए भाई। तो ये अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी आ गई, कहाँ कहाँ खर्च कर दिए तूने ये, हैं? इतने पैसे खर्च हुए कहाँ ये बता। अब ईशा कैसे आंसर देगी सोचो। अब ईशा ने कोई एक एक खर्चे का हिसाब तो ना रखा है कि किस चीज में कितने खर्च हुए, वो तो पूरा का पूरा ऐसे एक एक करके ढूंढेगी। देखो स्टेशनरी के पहले 100 हुए, फिर बाद में इतने और हुए, फिर बाद मेरे को ये हिसाब नहीं चाहिए, मुझे ये बता कि मोटा मोटा किस चीज में कितने खर्च हुए, मोटा मोटा किस चीज में कितने खर्च हुए। तो ये तो यहाँ से नहीं निकल सकता, वो तो हमें टोटल एक एक करके करना पड़ेगा कि स्टेशनरी की जितनी एंट्रीज है उन सबका टोटल एक साथ करो, फिर पोस्टेज की जितनी है उनका एक साथ करो, फिर फ्रेट की जितनी है उनका एक साथ करो, तभी पता चल सकता है। तो ईशा ने कहा अच्छा है ऐसी बात है, तुम ऐसे ऐसे सवाल करोगे, अगली बार बताऊंगी तुम्हें। हाँ, फिर ईशा ने क्या कहा, मैंने कहा, अगली बार आना मेरे पास। ईशा ने कहा मैं बनाती नहीं है, मैं क्या बनाऊंगी, एनालिटिकल कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का पर्पस यही है कि आपको जितने भी आपके मेन खर्चे हैं उनका पूरा टोटल पता चल जाए कि पूरे साल में आप उसके कितने कितने आपने अमाउंट उस पर्टिकुलर खर्चे नाम के खर्चे से किया, ठीक है? उसका पर्पस यही है कि हमें पता चल जाए कि जो रिस्पेक्टिव खर्चे हैं उनमें कितना कितना खर्चा हुआ है। तो देखते हैं जरा वो कैसे बनेगी। और क्योंकि वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में कॉलम्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो यहाँ के 2 कॉलम्स जो थे ना, लेजर फोलियो और कैश बुक, ये हट जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमें बनाने की। तो हम थोड़ा से इसके कॉलम कम कर देते हैं। पर पहले मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी एक चीज स्किप कर दी, एनालिटिकल पे जाने से पहले इनका पर्पस बता देता हूँ क्या होता है।
जब आप पेटी कैश बुक बना रहे हो तो जब पैसे आए होते हैं पहली बार, तो कहाँ से, मैंने बोला एंट्री कहाँ होगी, एक तो पेटी कैश बुक में हो रही है, दूसरी कहाँ हो रही है, कैश बुक में। तो कैश बुक का फोलियो नंबर होगा, फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर, कैश बुक का पेज नंबर होगा बेटा। तो यहाँ पे आप वो पेज नंबर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे वो पेज नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप खर्चे करोगे तो आपके रिस्पेक्टिव वाउचर्स बनेंगे, तो उन वाउचर्स के यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। तो ये कैश फोलियो नंबर, कैश बुक फोलियो नंबर और वाउचर नंबर समझ आ गया, ठीक है। तो जब पैसे आ रहे हैं तो आप कैश बुक फोलियो नंबर में पेज नंबर लिख रहे होगे रिस्पेक्टिव कैश बुक का, और इसी तरह से जो खर्चे कर रहे हो तो आप वाउचर्स इशू कर रहे होगे ना, ऐसे तो बिना एविडेंस के, बिना वाउचर के तो होगा नहीं, तो उन वाउचर पे भी नंबर डला होगा, वो नंबर यहाँ। और लेजर फोलियो जब आप इनकी लेजर पोस्टिंग करोगे इन सारी ट्रांजेक्शन्स की रिस्पेक्टिव लेजर्स में, तो वहां पे लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा LF कि वो कौन से लेजर के किस पेज नंबर पे आपने इसकी पोस्टिंग करी। पोस्टिंग बाद में सीखेंगे तो मैं वहां समझाऊंगा। क्लियर हुआ, समझ आया? मोटा मोटा अभी आइडिया दिया आपको। अगेन इसका यूज कुछ नहीं होना प्रैक्टिकली, क्योंकि आप अब तो सारा सिस्टम अपना कंप्यूटराइज्ड है, तो ये फिजिकली तो ये सब चीजें होती है नहीं, लेकिन ये इसलिए बता दिया क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन होता है, इतने सारे कॉलम्स की जरूरत क्या है यार, क्यों बना रहे हैं। प्रैक्टिकली जब आप अपने हाथ से बनाते थे तब जरूरत पड़ती थी, तब बिना इसके नहीं हो पाता था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, क्योंकि एक एंट्री ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। हाँ जी, निशात क्या डाउट है बेटा, जल्दी से बताओ। निशात आर यू देयर? यस सर। सर जैसे कि जब हम इसको कैश बुक में पोस्ट कर रहे हैं तो फिर हम पेटी कैश क्यों बनाएंगे? कैश बुक में पोस्ट कर रहे हैं बेटा, दोनों बुक अलग अलग हैं। आपने वहां एंट्री करी, यहाँ एंट्री करी, तो दोनों की जगह रिस्पेक्टिव आपको लिखना तो पड़ेगा ना, कौन से पेज नंबर पे करी। मैंने आपको बताया था कैश बुक में क्या आएगा, बाय पेटी कैश। तो आपने वो जो बाय पेटी कैश करा वो कैश बुक के किस पेज नंबर पे किया, वो पेज नंबर यहाँ आ जाएगा, कैश बुक फोलियो। तो सर ये जो बाय स्टेशनरी और बाय फ्रेट ये सारे भी पोस्ट करेंगे कैश बुक में? हाँ, ये कैश बुक में नहीं करेंगे। अगर कैश बुक में कर रहे हो तो फिर पेटी कैश बुक बना क्यों रहे हैं। यस सर, यही तू पूछना। परीक्षा का काम बढ़ा रही है या कम कर रही है, मतलब तू पहले ईशा से भी काम करा रही है फिर परीक्षा से भी कराएगी, कि वही सेम काम, वो सेम काम थोड़ी ना करेंगे। ये जो छोटे सारे छोटे खर्चे हैं, इसीलिए तो हमने एक अलग बंदा रख दिया पेटी कैशियर, के सारे खर्चे वो अपनी बुक में मेंटेन करेगा। तो ये छोटे छोटे खर्चे परीक्षा की बुक में यानी मेन कैश बुक में नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो भाई, यस सर। आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, अरे इसी में तो करके दिखा रहा था मैं आपको, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, जरा इसको हटा देते हैं, ये दो कॉलम हटा देते हैं। तो कौन कौन से कॉलम आएंगे भाई, डेट का आ जाएगा, अमाउंट के बाद हाँ जी, ठीक है। मैं इसको दोबारा से इसको हटा ही देता हूँ, पर यहाँ से दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, आपने फोटो खींच ली थी, नहीं खींची थी? क्या समझ आ गया? तो वैसे बुक में भी सेम एज इट इज दे रखा है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। हाँ जी, तो थोड़ा से कॉलम यहाँ पे हम वो कर देते हैं, और ये वाले भी हट जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ कॉलम देखो जरा क्या आएगा बेटा। सबसे पहले अमाउंट, फिर डेट, फिर उसके बाद क्या था, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, है ना। यहाँ पे लेजर फोलियो का भी हटा दिया हमने, सिर्फ वाउचर नंबर रख देते हैं। और इसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर, और फिर एक अमाउंट का कॉलम यहाँ भी आएगा। पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया? देखो ये सारा वही है जो पहले था, बस इसमें हमने कॉलम्स हटा दिए, जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे जिसकी हमें जरूरत नहीं लग रही थी, जो एक तरह से लेजर फोलियो वाले कॉलम्स थे, और पर कैश बुक फोलियो वो वाले हमने हटा दिया, सिर्फ वाउचर नंबर वाला छोड़ दिया, क्योंकि इसकी तो जरूरत है भैया, बिना सपोर्टिंग के तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते ना, तो उसका रेफरेंस तो देंगे कौन सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे, जरा एक बार शुरू करते हैं। वैसे तो सबसे पहले परीक्षा ने ईशा को दिए 10,000 रुपये, तो ईशा सबसे पहले उसकी एंट्री करेगी, तो वो तो तरीका सेम ही है बेटा, टू कैश, ध्यान देना बेटा, टू कैश अमाउंट 10,000। आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं जरा, अगला क्या होगा। अब इसके बाद मान लेते हैं स्टेशनरी का खर्चा हुआ, अरे डेट तो डाली नहीं मैंने, डेट तो डाल दूं। तो लेट्स से 1 अप्रैल 2020।
अब मान लेते हैं 2 तारीख को हमने स्टेशनरी का खर्चा किया। वाउचर नंबर वाला हमारे लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वाउचर नंबर दिया नहीं होगा, अगर दिया है तो डाल देना साथ साथ कि वाउचर का नंबर क्या है, 325 326 जो भी नंबर दे रखे वो डालते रहना। ठीक है। हाँ जी, अगला क्या आएगा यहाँ पे, जो आपने खर्चा किया स्टेशनरी, मान लेते हैं 300 रुपए का खर्चा किया। तो अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, इतना लिख रहे थे, यही करते थे कि नहीं करते थे। अब एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या स्टेप बढ़ जाएगा? अब ईशा ने क्या वादा किया था, अगली बार पूछना मेरे से कि किस आइटम किस हेड के कितने कितने खर्चे हैं। तो अब क्या करेगी ईशा, जो जो खर्चा करती रहेगी उसका एक अलग कॉलम बनाती रहेगी। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। दिस विल नॉट रिमेन एज अमाउंट, दिस वुड बी टोटल अमाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो टोटल में आएगा अमाउंट और साथ में जिस नाम का खर्चा है उस वाले कॉलम में फिर से आ जाएगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 3 तारीख को फ्रेट का खर्चा किया। ठीक है। तो ऐसे केस में 400 रुपये मान लो फ्रेट का खर्चा किया, तो टोटल में तो आएगा ही आएगा, साथ में कहा एक और कॉलम बन जाएगा फ्रेट। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपये। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोस्टेज। मान लेते हैं 5 तारीख को पोस्टेज का खर्चा हुआ 500 रुपये का ले लेते हैं, लो भाई। तो अगेन इसका कॉलम बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो पोस्टेज का एक और कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 500। समझ आ रही है बात? तो आपका टोटल में तो आएगा ही आएगा, रिस्पेक्टिव उसके जो भी खर्चे का नाम है उसमें भी जाता रहेगा। अब इन्हीं खर्चों को रिपीट करके देखते हैं जरा। मान लेते हैं 6 तारीख को आपका फ्रेट का फिर से खर्चा हुआ। भाई ये तो बार बार होंगे ना, तभी तो आपका फायदा है ये बनाने का। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, थोड़े 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 करके बार बार होते रहते हैं। तो इसी तरह मान लेते हैं फ्रेट का दोबारा खर्चा हुआ, लेट से 100 रुपये का। अब 100 टोटल में तो आएगा ही आएगा, और कहाँ आएगा? फ्रेट के कॉलम में। दोबारा एक और फ्रेट 2 मत बना देना, फ्रेट 2 फ्रेट 3 फ्रेट 4 नहीं। ठीक है, एक कॉलम बना दिया, उसी में आएंगे ना, उसका पर्पस यही है। क्लियर? और यहाँ डैश डाल सकते हो, ये अननेसेसरी गंदा लग रहा है ना खाली खाली, इसका डैश डाल दो जहां जहां पे कुछ और नहीं आता। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक और फ्रेट ले लेते हैं, चलो एक और फ्रेट दोबारा से आ गए 300 रुपये, अगेन टोटल में और फिर फ्रेट। इसके बाद मान लेते हैं एक और खर्चा हुआ आपका पोस्टेज का। ठीक है, 200 रुपये का। तो ये कहाँ आएगा टोटल में, और पोस्टेज देखो कौन सा है, ये वाला है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? यानी सिंपल है, टोटल में आएगा प्लस रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा। अगर वो कॉलम बना हुआ है तो उसमें एक कॉलम में लिखो, अगर नहीं बना हुआ तो नया कॉलम बनाओ। ठीक है। अब एक चीज सोचो, ऐसे तो पता नहीं कितने कॉलम बनते चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो यार मतलब छोटे 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 बताइए कितने खर्चे होंगे, मैं कितने कॉलम भी और कॉलम बना दूंगा। तो अभी मैं छोटा सा एग्जांपल है, स्टेशनरी फ्रेट पोस्ट। तो ईशा भी क्या करेगी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाएगी। यानी कि जो बिल्कुल ही छोटे मोटे हैं और जिनका अगर चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए के खर्चे में से जो 100-200 रुपए के खर्चे हैं, उनके लिए इतने सारे कॉलम बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो उनको वो क्या करेगी, एक अलग से कॉलम में डाल देगी जिसको बोलते हैं सन्ड्रीज। सन्ड्रीज बोलो या मिसलेनियस बोलो, एक ही बात। ठीक है। तो मिसलेनियस या सन्ड्रीज, सन्ड्रीज का मतलब यही होता है छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे। तो अगर मान लेते हैं इसी तरीके का कोई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने लिखा बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है। और मान लेते हैं 20 रुपए का खर्चा है, तो आपने ये उठा करके सन्ड्री में डाल दिया, एक नया रिफ्रेशमेंट के नाम से बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं है कि सन्ड्रीज में रिफ्रेशमेंट ही आएगा, ऐसे ही जो छोटे मोटे और खर्चे हैं जिनका अलग से आप हेड नहीं बनाना चाहते, वो सारे के सारे सन्ड्रीज में आएंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आखिरी एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर खत्म करेंगे बेटा। बाय लेट्स से कौन सा एग्जांपल लूँ यार, कुछ आ रहा है दिमाग में? एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल, बताओ। परीक्षा बोलो। बिस्किट। बिस्किट ले भाई, चलो बिस्किट। बिस्किट लो भाई, कितने का बिस्किट मंगाना है? 40 रुपए का, चलो। सो इट कैन बी एनी एनी सच थिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि खाने की आइटम से रिलेटेड होना चाहिए। और तो भूख लग रही थी तो हमने लिख दिया रिफ्रेशमेंट और बिस्किट। पॉइंट है कि अल्टीमेटली जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आपके सन्ड्रीज में जाएंगे। उसका नेचर एक जैसा नहीं होगा, ये तो मिसलेनियस है। ठीक है। सिर्फ पॉइंट क्या है कि इनका सबका हम कॉलम कहाँ तक बनाएंगे, तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इतना तो पेज ही नहीं है हमारे पास। तो जो इंपॉर्टेंट मेन खर्चे हैं वो हम ऐसे अलग से नोट करेंगे। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अब इसको क्लोज करते हैं, मान लेते हैं यहीं तक था ये। ठीक है। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, क्लोज करेंगे तो क्या होगा, अगेन वही टोटल करो 10,000, और इधर भी टोटल आएगा बेटा 10,000। बताओ जरा कितना आया, कितना बैलेंस बचा, जरा निकालो। बाय बैलेंस CD
इनफैक्ट यहाँ पे ना एक काम और करते हैं, इसको जैसे प्रेजेंट किया हुआ है ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट करा हुआ है, आपको समझा देता हूँ। इसका टोटल करना जरा, टोटल अमाउंट का कितना है, एक जना कोई मुझे बताओ, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 3 4 7 5 12 13 14 15 16 17 1800। तो यहाँ टोटल हमने लिख दिया, अभी तक तो हम बैलेंसिंग ही लिखते थे सर, यहाँ लिख देते हैं। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, टोटल यहाँ कर लेते हैं। नीचे कितना आ रहा था, 10,000, यहाँ 10,000 दिखाया, ठीक है। 10,000 में से 1,800 गया, कितना बचेगा बेटा, 8,200। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस सीडी आ गया बेटा 30/4/2020 को। यहाँ तक समझ आ रहा है। और उसके बाद आगे वही स्टेप जैसे वहां किया था बेटा। क्या स्टेप था, आप इसको क्रॉस करके यहाँ लेके जाओगे बेटा, जो बैलेंस है वो क्रॉस करके आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,200 टू बैलेंस बीडी। कब आएगा, 1/5/2020 को। और फिर से क्या होगा बेटा, कौन था, ईशा। ईशा फिर परीक्षा से मांगेगी पैसे, कहेगी लाओ पैसे लाओ, ये लो जी 1,800 टू कैश 1/5/2020। यहाँ तक समझ आया, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा बेटा, आपने जितने खर्चे किए थे, पर्पस तो वही था, वो तो सर हुआ ही नहीं अभी, तो उसको करते हैं ना सर। आप इन सब का यहाँ पे टोटल करोगे, तो ये खर्चे कितने कितने हो गए। तो स्टेशनरी का टोटल आया 300, फ्रेट का 4 5 6 7 8 800, पोस्टेज का टोटल आया 700, और इसका आया 60 रुपये। आई बात समझ में। तो अगली बार जब कोई सवाल पूछेगा ईशा से, तो कहिए पूछ के दिखाओ। ईशा ईशा क्या कहेगी, कहेगी ये देखो भैया टोटल खर्चा हुआ 1,800, उसने अलग से इसीलिए नोट किया, कहेगी टोटल खर्चा हुआ 1,800, जिसमें से 300 रुपये स्टेशनरी के हुए, 800 रुपये फ्रेट के हुए, 700 पोस्टेज के हुए, और छुटर मुटर खर्चा और जो था वो 60 रुपये का। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, पर्पस समझ आया इसको बनाने का। अब कल को अगर किसी को डाउट होगा तो रिस्पेक्टिवली वो जाकर के देख सकता है ना कि अच्छा फ्रेट का 800 रुपये कैसे खर्च हो गया, तो फ्रेट की एंट्रीज देख लो, सिर्फ फ्रेट वाले कॉलम में जाके देख लो कौन सी एंट्रीज है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल कैश बुक। उसमें पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में सिर्फ ये आगे जो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए हैं वही बस फर्क है, और उसका पर्पस ये है ताकि हमें इंडिविजुअली सारे खर्चों का पता चल सके कि कितने कितने अमाउंट के खर्चे किस नाम से हुए हैं। हाँ जी बताओ परीक्षा, क्या डाउट है बेटा, और किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करो, एंड अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप, और इसकी फोटो खींच सकते हो आप। सर जो मिसलेनियस वाले हैं वो क्यों नहीं अमाउंट में आए, टोटल अमाउंट है तो सही, अरे लिखा नहीं मैंने, ओहो सर जो सॉरी सैंट्री में गए। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, ये तो मेरी गलती होगी भाई, इसको सही करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, ये तो मैंने गलती से ओवरसाइट हो गया, सही करते हैं इसको। तो कितने थे ये, 20 और 40, टोटल में तो सारा ही आएगा। तो कितने हो गए थे ये, कितना था भाई, 1,800 था, कितना था, 1800 ही था। हाँ तो 1860 हो जाएगा। 1860 यहाँ आ गया, सॉरी हाँ फिर से जल्दबाजी में गलती कर रहा हूँ। 1860 10,000 में से माइनस हुआ तो कितना आ गया बेटा, 8140, ये आएगा, क्लियर है। तो ये 8140 यहाँ आ जाएगा, और फिर आपको 1860 दोबारा से मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ हो जाती है कई बार। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। हाँ जी शगुन पूछो बेटा, क्या डाउट है। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। सर इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन समझ नहीं आई है सर। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है। यस सर। कह रहा है सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड 190 रुपए। बेटा इसने क्या किया है कि जो लैंडलॉर्ड था जहाँ पे आप प्रोमाइसिस में जहाँ बिजनेस चला रहे होगे, उसको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस, तो उसका खर्चा है, ठीक है। तो 190 रुपए एक तरह से पोस्टिंग चार्जेस, पोस्टेज में लिख सकते हो, रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है ना, ओके। तो जो नोटिस भेजने के चार्जेस है वो। यस सर। हाँ सस्लीन बताओ बेटा, क्या डाउट है। सर इसमें आपने 2 बार बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा है? 2 बार लिख दिया क्या मैंने, ओह सॉरी, ऊपर लिख रहा था पहले, लिखते लिखते फिर मैं रुक गया था, तो ऊपर वाला हटाना भूल गया। सही, सारी गलतियां पकड़ रहे हो मेरी, हैं, अच्छी बात है, इससे पता चल रहा है कम से कम कि तुम अटेंटिव हो। और इससे एक चीज और सीखो बेटा, मैं हमेशा एक चीज प्रमोट करता हूँ, कभी अपनी गलती छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई भी हो, आप अगर कभी कोई गलती करते हो ना, तो हमारी ना पता नहीं अमूमन आदत बन जाती है कि हम ना छुपाने लग जाते हैं उसको।
कि यार किसी को पता ना चल जाए मैंने गलती कर दी। अरे क्या हो गया भाई, वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन हो तो आप गलती करोगे, इट इज बाय नेचर। अगर आप मशीन हो तो गलती नहीं होगी, इनफैक्ट मशीन में भी होती है आजकल तो। पर वी आर नॉट मशीन ना यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक। द प्रॉब्लम इज कि पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है, जिस तरह से आज तक अपब्रिंगिंग हुई होती है ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे क्या छोटा हो जाऊंगा भाई, या कोई मेरे को सोचेगा स्टूपिड हूँ, कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर कोई गलती करता है। हाँ, आप उस चीज पे फर्क पड़ता है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो एक्सेप्ट इट बाय बाय ग्रेटिट्यूड कि हाँ यार मेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो कभी भी गलती करो प्लीज उसको छुपाओ मत, उस पर पर्दा मत डालो, उसको एक्सेप्ट करो विद ग्रेटिट्यूड कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, डन, खत्म। और आप पता है विश्वास करोगे, सामने वाले के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं होता। वरना अदरवाइज अगर आप छुपाने लगोगे ना, या उसको कोशिश करोगे पर्दा डालने, यार ये तो इस वजह से हो गई, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना, ये तो ऐसे हो गया, ये तो इस वजह से हो गया। हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, सामने वाले को पता तो चल ही जाएगा, वो फिर आपको परेशान करेगा, अच्छा ऐसे हो गया, ये हो गया। या इन एनी केस नहीं भी कहेगा तो माइंड में तो उसका रॉन्ग इंप्रेशन चला ही जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग योर मिस्टेक, एक्सेप्ट इट एंड देन मूव ऑन। बेस्ट चीज होती है, कोई भी गलती कर दो तो कभी छुपाओ मत, और कभी झूठ मत बोलना उस चीज के लिए कि यार मैंने नहीं करा, या ऐसे नहीं हुआ, ये तो ऐसे था। एक झूठ बोलने के लिए 50 और बोलोगे। और अगर आपने पहले ही टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे, आपने जब गलती करी थी एक्सेप्ट कर ली, मैटर वही एंड हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको कोशिश कर रहा हूँ अकाउंट्स ना सिखा करके लाइफ के कुछ लेसन भी सिखा रहा हूँ साथ में, तो उनको सीखो समझो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास बेटा यही खत्म करते हैं। अब आपने क्या करना है, पैटी जो जितने भी कैश बुक के क्वेश्चंस बचे हैं, कैश बुक का भी जो आखिरी वाला पार्ट बचा था मैंने वो भी करा दिया, तो उसके क्वेश्चंस भी कर लेना प्लीज। और पैटी कैश बुक जो आपकी है एनालिटिकल और नॉर्मल, प्लीज वो खत्म कर लेना। किसी किसी के कोर्स में एनालिटिकल पैटी कैश बुक नहीं कराते हैं, हाँ स्कूल में, तो कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं करा रहे हो तो सीख तो हमने लिया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे एनालिटिकल की उस समय प्रैक्टिस मत करना, अभी अगर आपका नहीं हुआ तो प्लीज कर लो एक बार, कोई बुराई नहीं। और अच्छा, एक डाउट आता है माइंड में कई लोगों के, सर ये समझ नहीं आ रहा सनड्रीज में कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो प्रैक्टिकली तो ये है, जो छोटे अमाउंट के होते हैं वो सनड्रीज में जाते हैं कंसेडरेबली। अगर आप देख रहे हो बाकी सारे बड़े अमाउंट के, छोटे अमाउंट के ना 20-40, उसके सामने तो 10% के अमाउंट है। तो इसी तरह से होता है, लॉजिक यही है। हाँ, क्वेश्चन में आप कैसे डिसाइड करोगे, इट वुड बी अपॉन यू, क्या आपको लग रहा है अगर छोटा मोटा खर्चा है या रेपिटेटिव नेचर का नहीं है और बहुत ही छोटा मोटा खर्चा है तो सनड्रीज में डाल दो। अगर नहीं भाई बड़ा खर्चा है तो फिर हम उसको अलग से कॉलम बनाएंगे, सिंपल सी बात। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि मैं ये बोलूँ ये सनड्रीज में जाएगा और ये नहीं जाएगा, नहीं। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी, यानी अगर छोटा अमाउंट होगा एज कम्पेयर टू अदर अमाउंट तो फिर सनड्रीज में। क्लियर? चलो गाइस, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को खत्म करना। अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक थोड़ी टेक्निकली हाई लेवल की क्लास होगी, जिसके अंदर हम सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग सीखेंगे, सब्सिडरी बुक से। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब तक का जितना कॉन्सेप्ट कराया है ना, ये जो सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं सीखेंगे, ओहो सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्लास में कैसे सीखेंगे, अभी तो आपने बाकी सब्सिडरी बुक सीखी नहीं है, तो अभी तो पहले मुझे परचेज बुक, सेल बुक ये भी तो सिखाना है। तो नेक्स्ट क्लास में तो पहले हम परचेज बुक, सेल बुक ये सब सीखेंगे, जब ये खत्म होगा उसके बाद हम पोस्टिंग सीखेंगे, लेजर। ठीक है, चलो तो गाइज यही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें करेंगे नया चैप्टर शुरू, अदर बुक्स। चलो बाय गाइज, बाय 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 एवरीवन।